बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कम्युनिटी मेडिसिन के 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। वो 3 चैप्टर में इंट्रोडक्शन, कांसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्लूडेड है। ओके, तो आपने एक काम करना है कि सबसे पहले आपने इस वीडियो की रेजोल्यूशन को 720p पे कर लेना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि जो वीडियो को फुल साइज़ कर देना ताकि आपको सही तरह समझ आ सके, एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट नज़र आ सके। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली किताब जिससे आप एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं वो है समीना बदर कम्युनिटी मेडिसिन। दूसरी खालिद मसूद साहब की एमसीक्यूज़ बुक है और तीसरी एक्सेल के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज़ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। ओके, तो कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर को डिलीवर करते हैं, ओके, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर के ज़रिए। तो जो जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होती है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के अंदर आप क्या डिलीवर करते हैं? पर्सनल और इम्पर्सनल हेल्थ सर्विसेज डोनेट करते हैं, डिलीवर करते हैं। नंबर 2, इकोनॉमिकल इंडिकेटर या जो डिटर्मिनेंट होता है वो किससे जज किया जाता है? तो वो सबसे बेस्ट पर कैपिटा जीएनपी से आप इकोनॉमिकल इंडिकेटर को यूज़ करते हो, यानी इकोनॉमी को इंडिकेट कर सकते हैं, इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं। ओके, डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटिक पेशेंट जिसमें गैंग्रीन के साइनो सिम्पटम आ रहे हैं, फुट को एम्पुटेट कर दिया है, तो ये किस प्रिवेंशन के अंदर आता है या कौन सी इंटरवेंशन के अंदर आता है? तो आपको प्रिवेंशन के लेवल्स का पता होना चाहिए। प्रिवेंशन के 4 लेवल्स होते हैं, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्रॉनिक डिजीज़ में की जाती है, लाइक कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस। प्राइमोर्डियल के अंदर आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात कि आपने जो हार्मफुल लाइफ़स्टाइल है उसको आपने अवॉइड करना है। नंबर 2, आपने रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना है। रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद आती है प्राइमरी प्रिवेंशन है, ओके? जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन में अभी डिज़ीज़ स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर हम कोई ऐसा एक्शन करें जिससे डिज़ीज़ का ऑनसेट ही ख़त्म हो जाए। असल में जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है वो प्राइमरी की ही एक असल में टाइप है। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है प्री पैथोजेनिक फेज़ के अंदर की जाती है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के अंदर प्री पैथोजेनेसिस फेज़ आता है और पैथोजेनेसिस फेज़ आता है। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो मेनली 2 अप्रोच के ज़रिए की जाती है। पहला है हेल्थ प्रमोशन और दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है उसके आगे मज़ीद 2 अप्रोच है। पहला पॉपुलेशन या मैस स्ट्रेटजी और दूसरा हाई रिस्क स्ट्रेटजी। इसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन जो कि पैथोजेनेसिस फेज़ के अंदर की जाती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन ऐसे तमाम एक्शन जो डिजीज़ डेवलप होने के बाद किए जाते हैं ताकि डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोक सके, डिजीज़ को अर्ली स्टेज पे ही कंट्रोल कर सके, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सके, ओके। और लास्ट आता है टर्शियरी। टर्शियरी के अंदर डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है अपनी अर्ली स्टेज से, तो जो प्रिवेंशन करते हैं वो टर्शियरी होती है। लेट पैथोजेनेसिस के अंदर करते हैं वो तमाम मेजर्स जिससे हम इम्पेयरमेंट को, डिसेबिलिटी को कम से कम कर सके, सफरिंग को मिनिमाइज़ कर सके। बेसिकली ये डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन से की जाती होती है। जबकि मोड्स ऑफ इंटरवेंशन के अंदर 5 मोड है। हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ओके। जो हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये दोनों आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, ओके, ठीक हो गया। इसके बाद जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है, जबकि जो डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन है ये टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाती होती है, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डायबिटीज़ हो चुकी है, साइन और सिम्पटम आ गए हैं गैंग्रीन के, यानी डिजीज़ अपनी अर्ली स्टेज से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है और फुट को एम्पुटेट कर रहे हैं ताकि मज़ीद इम्पेयरमेंट को या डिसेबिलिटी को कम कर सके, तो ये टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। इसके बाद के डिजीज़ की प्रोग्रेशन को हाल्ट कर देना, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर देना, ओके। तो जो डिजीज़ के प्रोग्रेशन को हाल्ट कर देना, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर देना, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है। आइसबर्ग फिनोमिना के मुताबिक जो क्लिनिकल केसेस होते हैं वो किससे इंडिकेट किए जाते हैं? तो जो क्लिनिकल केसेस होते हैं वो टिप ऑफ आइसबर्ग से होते हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि जो उसका नीचे वाला पोर्शन होता है आइसबर्ग का, ओके, जिसको आप कह सकते हो कि जो फ्लोटिंग टिप है ये वो एरिया होता है जो कि फिजिशियन देखता है, जिसको क्लिनिकल केसेस कहते हैं। जबकि सबमर्ग्ड पोर्शन, जो डूबा हुआ पोर्शन होता है, जो हिडन पोर्शन होता है, वो लेटेंट, अनअपेरेंट, प्री सिम्प्टोमेटिक, अनडायग्नोस्टिक कैरियर केसेस को इंडिकेट करता रहता है। और जो वाटर लाइन है वो अपेरेंट और अनअपेरेंट केसेस की डिमार्केशन को इंडिकेट करती है। कुछ ऐसे डिजीज़ हैं लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एनीमिया, मैलन्यूट्रिशन, मेंटल इलनेस, उनके अंदर जो मॉर्बिडिटी है, अननोन मॉर्बिडिटी, अनअपेरेंट केस, जो कि सबमर्ग्ड पोर्शन है, जो हिडन पोर्शन है, वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं अपेरेंट केसेस से, ओके। तो जो टिप है वो इंडिकेट करती है क्लिनिकल केसेस को जो कि अपेरेंट होते हैं।
इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट इंड्योर टू लिमिट डिसेबिलिटी एंड असिस्ट इन रिहैबिलिटेशन, तो वो टर्शरी प्रिवेंशन होती है। इसके बाद आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे 1 अप्रैल, 1 अप्रैल नहीं, 1 अप्रैल को तो अप्रैल फूल होता है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, इसके बाद है कि लोगों की मदद करना ताकि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव कर सके, तो वो WHO का ऑब्जेक्टिव है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मिनिमम हेल्थ एक्सपेंडिचर 5% होना चाहिए WHO के मुताबिक। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अब वही प्रिवेंशन का क्वेश्चन आया हुआ है। लोअर लिम्ब की फ्लैक्सिड पैरालिसिस हो गई है पोलियो की वजह से, उसको फिजियोथेरेपी दी गई है। अब ये फिजियोथेरेपी क्यों दी गई है? ताकि उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको लिमिटाइज कर सके। ओके, और आपने ये भी याद रखना है कि पहले क्या होगा और इसके बाद क्या तरतीब होती है, लाइक डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट। ओके, तो इसकी एक प्रॉपर तरतीब होती है जिसको आपने याद रखना है, और ये MCQs के अंदर आ जाती होती है। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने MCQ की तरफ। तो जो पहले डिजीज़ होता है, फिर इम्पेयरमेंट होती है, फिर डिसेबिलिटी होती है और फिर हैंडीकैप होता है। तो आपने इसको याद रख लेना इस तरतीब को। तो ये टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, फिजियोथेरेपी इन द केस ऑफ पोलियो। इसके बाद बम ब्लास्ट हो गया, सडन ब्लास्ट हो गया है, फैक्ट्री के अंदर बम ब्लास्ट नहीं हुआ, फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट हो गया है और लेबर ने हेयरिंग पावर को लॉस कर दिया है और हेयरिंग एड डिवाइस प्रोवाइड की गई है। ओके, ताकि वो सुन सके। तो ये किस टाइप की रिहैबिलिटेशन में आता होता है। ओके, तो जो रिहैबिलिटेशन इसकी मज़ीद बहुत सारी टाइप्स होती है, लाइक मेडिकल रिहैबिलिटेशन है जिसमें फंक्शन को रिस्टोर कर देते हैं। तो ये कौन से टाइप के अंदर बिलोंग करता है? ये फंक्शनल रिहैबिलिटेशन के अंदर आ जाता है, जिसमें इसकी फिजियोलॉजी वगैरह को हमने वापस ले आया है। ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन के अंदर उसकी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाली एबिलिटी को फोकस करते हैं। वोकेशनल के अंदर जो अर्निंग है उस एबिलिटी को रिस्टोर करती है, कैपेसिटी को रिस्टोर करती है। सोशल के अंदर रिलेशनशिप को रिस्टोर करती है। साइकोलॉजिकल के अंदर मेंटल लेवल को, मेंटल स्ट्रेंथ को रिस्टोर करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। फ्लोराइड रिच वाटर है, तो जो डीफ्लोराइडेशन करते हैं ताकि कोई डिजीज़ वगैरह ना हो सके ज़्यादा फ्लोराइड की वजह से। ओके, तो ये किस कैटेगरी से फाल करती है? तो वो होती है प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, यानी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आपने दो चीज़ें याद रखनी है, पहला है हेल्थ प्रमोशन और दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। ओके, यानी अभी डिजीज़ हुआ नहीं है लेकिन हमने पहले से कुछ काम करना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है कि द कोर्स ऑफ डिजीज़ विदाउट एनी इंटरवेंशन, तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की डेफिनेशन है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर फॉर हेल्थ स्टेटस, तो वह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर क्या चीज़ इंक्लूडेड है? ओके, तो वही वाली एग्जांपल थी, पोलियो है या स्ट्रोक है तो उसके बाद फिजियोथेरेपी होती है। ओके, तो इसके बाद हम आ जाते हैं पैप्समेयर स्क्रीनिंग के लिए, और स्क्रीनिंग वाली हमेशा किस में आती है? ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाती होती है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर लिखा हुआ है कि द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन सिस्टम और डिलीवरिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। ओके, तो ये डेफिनेशन किसने पेश की गई थी? वैसे इस टाइप के MCQ आते नहीं है कम्युनिटी के अंदर, लेकिन फिर भी देख लेना। तो ये CEA विंसलो ने पेश की गई थी। ओके, कम्युनिटी ओरिएंटेड मेडिकल एजुकेशन डिफ़र करती है कम्युनिटी मेडिसिन से किस तरह से कि जो मेथोडोलॉजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और हमारा जो स्कोप होता है वो भी डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर पब्लिक हेल्थ को डिफाइन किया हुआ है कि ऐसी आर्ट और ऐसा साइंस जिसके अंदर डिजीज़ को प्रिवेंट करती है, हेल्थ को प्रोलॉन्ग करती है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है, लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है, हेल्थ को प्रमोट करती है थ्रू कम्युनिटी वाइज। तो ये डेफिनेशन पब्लिक हेल्थ की ये पेश की गई थी। ओके, तो ये विंसलो ने पेश की गई थी। ओके, तो विंसलो ने। इसके बाद है कि जो सोशल मेडिसिन है, सोशल मेडिसिन इज अ स्टडी ऑफ मैन इन हिज सोशल एनवायरनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन स्टार्ट होती है प्री पैथोजेनेसिस फेज के अंदर। ओके, प्री पैथोजेनेसिस फेज के अंदर आती है। नेक्स्ट है कि व्हील मॉडल ऑफ डिजीज कॉजेशन है, तो जो हब होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जो हब है वो रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक कोर को। आगे द प्रोफाइलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के इन अ ब्रेस्ट फेड बेबी, तो ब्रेस्ट फेड बेबी के अंदर पहले से ही विटामिन के की प्रोफाइलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन कर देना, तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है, स्पेसिफाई किया हुआ विटामिन के को। ओके, ठीक हो गया। बाकी ये आप देख सकते हो कि जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशन, ये सारे क्या है? मोड ऑफ इंटरवेंशन होती है। ओके, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आप रट्टा मार लो कि इम्यूनाइजेशन होती है अगेंस्ट द कम्युनिकेबल डिजीज़, और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज़, लाइक स्कर्वी में विटामिन C, रिकेट्स में कैल्शियम, विटामिन D को प्रिवेंट करने के लिए बेरी बेरी में विटामिन B1 है,
ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स इज प्रोटेक्शन होती है, या प्रिवेंटिव मेजर्स इन केस ऑफ कैंसर, केमिकल कार्सिनोजन है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस होती है। जबकि हेल्थ प्रमोशन के अंदर हेल्थ एजुकेशन आ जाएगी, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन आ जाती है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन आ जाती है, पीरियोडिक मेंटल एग्जामिनेशन आ जाती है, सेक्स एजुकेशन, मैरिज काउंसलिंग है। ओके, तो ये आ जाएगा विटामिन के वाली एग्जांपल किस के अंदर आती है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आती है। कीमोप्रोफाइलैक्सिस भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आती है। कीमोप्रोफाइलैक्सिस के अंदर आप डिफरेंट केमिकल्स को एडमिनिस्टर करते हो, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी आ सकती है, ताकि इन्फेक्शन की डेवलपमेंट को मिनिमाइज कर सके या इसके प्रोग्रेशन को कम कर सके। दो टाइप का होता है, कैजुअल और क्लिनिकल प्रोफाइलैक्सिस। कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस के अंदर कंप्लीट प्रिवेंशन होती है बाय अर्ली एलिमिनेशन, जबकि क्लिनिकल के अंदर प्रिवेंशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम आ जाती है। एग्जाम्पल्स होती है कीमोप्रोफाइलैक्सिस में, तो मलेरिया के अंदर क्लोरोक्विन होती है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर पेनिसिलिन होती है, डिप्थीरिया में एरिथ्रोमाइसिन होती है, मेनिंजाकोकल मेनिंजाइटिस में रिफेम्पिसिन होती है, टीबी में आइसोनियाज़ाइड होती है, या बीसीजी भी यूज़ कर सकते हैं, और जो कॉलरा के अंदर आप टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम मेजर करते हैं थ्रू द कंपैरिजन ऑफ जीएनपी, जीडीपी। इनका आपको डिफरेंस वगैरह आना चाहिए कि जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो इनको थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ओके, इसको आप देख लेना एक्सेल से। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जीडीपी में ग्रोस इनकम होती है, जो कि कंट्री के अंदर जनरेट की जाती है। इसमें जो नेट इनकम होती है बाहर वाली, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी ये कंट्री के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट करती है तो उसको जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी के अंदर ओके, तो इनकम जितनी कंट्री के अंदर जनरेट होती है और जितनी बाहर से रिसीव होती है, इन दोनों को मिला के जीएनपी कहते हैं। ओके, इसके बाद जो पर कैपिटा इनकम है, तो ये एवरेज इनकम होती है जो कि पर पर्सन अर्न की जाती है इन अ स्पेसिफिक एरिया इन अ स्पेसिफिक टाइम। ओके, तो इसको किस तरह से करते हैं कि जो एरिया की जो टोटल इनकम है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो उस एरिया की पर कैपिटा इनकम आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, चेंजेस इन द अकरेंस ऑफ डिजीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। तो इसको जो इस चेंजेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेकुलर ट्रेंड। तो इसको रट्टा मार लो, सेकुलर ट्रेंड होता है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड द स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज, इसको भी स्किप कर देते हैं, अभी एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज को कवर कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे पहला है कि 20 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद पेनफुल वेजिकुलर रैश है, पेनफुल वेजिकुलर इरप्शन है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसरी नर्व रूट, और उसने 10 साल पहले चिकन पॉक्स की हिस्ट्री दी गई थी। तो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज वेरिसिला जोस्टर वायरस, जिसका आपने पढ़ा था, वेरिसिला जोस्टर वायरस, या जिसको आप हर्पीस जोस्टर वायरस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि अगर किसी एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ डेथ है टीबी की वजह से, उसको एक्सप्रेस करते हैं इन रिलेशन टू द टोटल डेथ इन पॉपुलेशन। तो टोटल डेथ और स्पेसिफिक डेथ, तो इस प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट। तो बेस्ट ऑप्शन इज चार्ली। द ओनली रिजर्वायर ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, तो जो एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स का जो रिजर्वायर होता है वो मैन होता है, ह्यूमन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द रिकेट्सियल डिजीज, जो कि इन्फेक्टेड लाउ से ट्रांसमिट होता है। तो इन्फेक्टेड लाउ से ट्रांसमिट होने वाला एपिडेमिक टाइफस होता है। स्कूल चाइल्ड, जिसको अंदर चिकन पॉक्स हो गया है, तो उसको स्कूल से आइसोलेट करना है दूसरे स्कूल के चिल्ड्रन से। कब तक, तो 4 से लेकर 5 दिन आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश। इसके बाद डिजीज काज्ड बाय प्राइमरी मीट इन्फेक्शन इज, तो वो टीनियासिस होता है, जो कि टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ड्यू ड्रॉप रैश ओवर हिज बॉडी है, स्पेसिफिकली पहले ट्रंक में आया, फिर आर्म्स और लेग्स की तरफ सेपरेट कर गया है। ओके, और इसके लेकिन नेक्स्ट स्टिफनेस और रिजिडिटी की कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो डायग्नोसिस होगा वो चिकन पॉक्स होगा। ड्यू ड्रॉप रैश को आपने याद रख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि रात के वक्त बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है विद स्क्रैचिंग इन एक्जिला, ग्रोइंग, हैंड। तो रैश विद ईचिंग है, तो ये स्केबीज की निशानी है, खासतौर पर रात के वक्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि इम्यूनाइजेशन सेंटर के ऊपर कोई बच्चा आया है लेकिन आर्म के ऊपर कोई स्कार वगैरह नहीं है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? इसके आर्म के ऊपर कोई स्कार मार्क नहीं है, क्योंकि जो बीसीजी जो होती है वैक्सीनेशन, इसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉपर स्कार मार्क क्रिएट होता है। तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप उसका मार्टॉक्स टेस्ट प्रोवाइड करोगे अगर नेगेटिव आता है, और फिर आप क्या करोगे? बीसीजी दोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है कि जो लार्वा जो कि स्किन के अंदर बोरो करता है, तो वो सीवियर इचिंग प्रोड्यूस करता है।
तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो ईचिंग है, तो ईचिंग जब भी आ जाए तो आप रट्टा मार लो स्कैबीज वाला, सार्कोप्टी स्कैबी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है द इंटरमीडिएट होस्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ सिस्टिक इज। तो जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो क्रैब होता है सिस्टिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ऐसा डिजीज जिसमें माइट एज अ वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो वो है ट्रेंच फीवर। इसके अंदर माइट वेक्टर के तौर पर एक्ट करता है। इसके बाद है कि जो एक बच्चा आया इमरजेंसी में, वाटरी डायरिया है, हाउस फिजिशियन ने क्या किया कि उसकी इम्पाल्पेबल पल्स का रिपोर्ट किया, अनरिकॉर्डेड ब्लड प्रेशर को भी रिपोर्ट किया। तो सबसे पहला इमीडिएट स्टेप क्या होना चाहिए इमरजेंसी के अंदर? ओके, तो इमरजेंसी के अंदर होना चाहिए कि उसको चूँकि वो शॉक में गया हुआ है डायरिया की वजह से, तो उसको क्या दिए, रिंगर्स लैक्टेट वगैरह सॉल्यूशन दे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है अ डॉक्टर वाज अटेंडिंग अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी है ड्यू टू इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड सिरिंजेस है। ओके, तो जो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन कितनी देनी चाहिए? ओके, तो कंसंट्रेशन पूछ रही है, तो इसको रट्टा मार लो कंसंट्रेशन को 0.6 ml पर केजी बॉडी वेट, बीटा ऑप्शन। ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन डे अगेंस्ट पोलियो, तो जो विटामिन पोलियो वैक्सीन के साथ दिया जाता होता है उस विटामिन का नाम है विटामिन ई, रेटिनॉइड। क्वेश्चन नंबर 16 है देयर इज एपिडेमिक ऑफ मेनिंजाकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाकोकल मेनिंजाइटिस अमंग द जेल प्रिजनर्स है। तो जो कीमोप्रोफाइलैक्सिस है मेनिंजाकोकल मेनिंजाइटिस के लिए, तो वो रिफेम्पिसिन होता है। बाकी पेनिसिलिन आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेनिसिलिन वगैरह किसके लिए इस्तेमाल होती है। क्लोरोक्विन का फेमस है कि ये इस्तेमाल होती है मलेरिया के अंदर। ओके, आइसोनियाज़िड टीबी के अंदर इस्तेमाल होती है। द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद यूज़ ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज। तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की वजह से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि a woman brought her child with congenital anomaly of heart and cataract है, फीवर रैश है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। ओके, तो ये रुबेला का प्रॉपर सिनेरियो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर रेकमेंडिंग ओरल पोलियो वैक्सीन इन पोलियो इरेडिकेशन। ओके, तो ओपीवी को रेकमेंड करते हैं इन द पोलियो इरेडिकेशन, तो वो क्यों करते हैं? ओके, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि हम इसको क्यों करते हैं, क्योंकि इसको WHO ने डोनेट वगैरह किया हुआ है। एंटीबॉडी सबसे पहले जनरेट होती है तो वो आईजीएम होती है, इसको रट्टा मार लो, ये 2-3 मरतबा आएगा। आगे कीमोप्रोफाइलैक्सिस इज डन फॉर, तो कीमोप्रोफाइलैक्सिस इस्तेमाल होती है मेनिंजाकोकल मेनिंजाइटिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टेटनस न्यूनेटोरम। तो टेटनस न्यूनेटोरम को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, मदर को एक्टिव इम्यूनाइज करेंगे प्रेगनेंसी में अगेंस्ट द टेटनस, ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैल जाए। आगे साइमल्टेनियस एक्टिव और पैसिव, तो साइमल्टेनियस एक्टिव और पैसिव किसके अंदर की जाती है? तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा हेपेटाइटिस बी, इसमें आप करते हो। रेबीज वगैरह के अंदर भी हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ करते हैं, टेटनस में भी हम एक्टिव और पैसिव दोनों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ऐसी वैक्सीन जिसमें आप डिजीज ऑर्गेनिज्म को अल्टर करते हैं जिसकी वजह से एंटीजेनिसिटी बची रह जाती है लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाती है, तो इस वैक्सीन को क्या बोलते हैं? इस वैक्सीन को लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म तो जिंदा है लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो चुकी है, जो एंटीजेनिसिटी बाकी है। द परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ टाइफाइड फीवर, तो जो परसिस्टेंट प्रेजेंस होता है उसको एंडेमिक कहते हैं, जबकि जो परसिस्टेंट प्रेजेंस से ज़्यादा केसेस आना शुरू हो जाए तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स फॉर ऑफ रीसेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया के लिए सेंसिटिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव होता है, ओके, तो वो होता है इन्फेंट पैरासाइट रेट। आगे माइट स्किन के लिए वेक्टर का काम नहीं करती, तो जो माइट्स होती है वो कायासिनोर फॉरेस्ट डिजीज़ के लिए वेक्टर का काम नहीं करती। स्केबीज के अंदर भी होती है, स्क्रब टाइफस रिकेट्सियल पॉक्स के अंदर भी होती है। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो सबसे पहला केस होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो होता है प्राइमरी केस, और जो सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है उसको इंडेक्स केस बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंडेक्स केस। इसके बाद है कि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है वो क्या इम्फेसाइज करती है? तो वर्टिकल ट्रांसमिशन इंडिकेट करती है ट्रांसप्लेसेंटल, ओके, मदर टू ऑफस्प्रिंग। आगे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, तो कितने रेंज के अंदर होनी चाहिए जितना वो एयरबोर्न इन्फेक्शन करवा सकते हैं? तो वो तकरीबन 1 से लेकर 10 माइक्रोन्स की रेंज में होनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन इफेक्टिव है या नहीं, इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं? इसको इवैल्यूएट करने के लिए स्कैनिटरी अटैक रेट करते हैं। स्कैनिटरी अटैक रेट में ऊपर होता है कि कितने कॉन्टैक्ट ने डिजीज़ को डेवलप किया और कितने लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या एक्सपोज हो रही है। एक्टिव इम्यूनिटी किससे एक्वायर नहीं की जा सकती? तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो एंटी सीरम से नहीं आ सकती क्योंकि वो पैसिव बन जाएगा। एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है तो वो आईजीएम होती है। न्यूबॉर्न के अंदर जो रिसेंट इन्फेक्शन है तो उसको इंडिकेट करने के लिए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है? क्योंकि आईजीजी तो मदर से भी आ जाती होती है तो वो आईजीएम होती है। ओके, इसके बाद है कि टेटनस के केस में जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है, तो टेटनस में जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है वो कैसे होती है? वो इम्यूनोग्लोबुलिन से होती है।
मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटी सीरम होती है। आगे है कि जो कंटिन्यूस स्क्रूटिनी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ अकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज दैट आर पर्टिनेंट टू इफेक्टिव कंट्रोल, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्रूटिनी को, ऑब्जर्वेशन को या कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एक्शन इज कॉल्ड सर्विलेंस। क्वेश्चन नंबर 38 है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होती है पोलियो के अंदर तो क्या होनी चाहिए? वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 39 है सर्जिकल ओपीडी में बच्चा आया है, एब्डोमिनल पेन है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है लास्ट 4 डेज से, उसके फादर ने बताया कि उसको वॉमिटिंग में लॉन्ग वार्म पास करते हैं। ओके, लेप्रोटमी हुई है जिसमें इलियोसिकल जंक्शन के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो कौन सा वार्म ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो आपको पता है कि एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट चाइल्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ओके, तो जो इम्यूनाइजेशन होती है द मोस्ट इफेक्टिव रिस्पॉन्स, तो जो इफेक्टिव होता है वो किससे ज़्यादा अच्छा क्रिएट होता है? वो है लाइव एंटीजन से होता है, यानी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन आर मच बेटर देन किल्ड वैक्सीन। लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन हुई है पोलियो वायरस की। ओके, ठीक है, तो कौन सा स्टेप होना चाहिए कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके पोलियो के खास तौर पर? तो पोलियो के लिए आपने क्या करना है कि आपने वैक्सीनेशन को आपने बताना है या वैक्सीनेशन की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। इसके बाद है कि जो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी की प्रेवलेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपने इसके इंसिडेंट्स को कम करने के लिए क्या एडवाइस करोगे? यानी कम्युनिटी के अंदर प्रिवेंशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जो प्रीवैलेंस है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आप क्या करते हो? आप सी सेक्शन एडवाइस करते हो इन द कैरियर मदर। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद 43 की तरफ आते हैं कि इमरजेंसी में आया है, हाई ग्रेड फीवर है, इंटरमिटेंट हेडेक है, सीवियर बॉडी एक से रिट्रोऑर्बिटल पेन है, डार्क रेडिश पर्पलिश रैश क्रिएट होना शुरू हो गया है। एग्जामिनेशन में पता चला कि टोटोनिक और टेस्ट हुआ पॉजिटिव है, तो जो मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस क्या होगा? डेंगू फीवर है, हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कह देते हैं। ओके, इसके बाद है कि एक बच्चा आया इमरजेंसी रूम में आया है, कोलैप्स हो गया है आफ्टर रिसीविंग इंजेक्शन ऑफ एम्पिसिलिन। ओके, तो जो आपको पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आईजीई आ जाती है। ओके, द सेकेंडरी अटैक रेट ऑफ परट्यूसिस इन अ फुली इम्यूनाइज्ड हाई सोल्ट कॉन्टैक्ट इज, तो जो फुली इम्यूनाइज्ड है तो इस केस में जो अगर सारे के सारे हैं तो फिर सेकेंडरी अटैक रेट कम होगा, क्योंकि जो कहने का मतलब है कि जो एक्सपोज पर्सन है वो कम से कम हो गए। 46 की तरफ आते हैं ईटिंग रा और अंडर कुक मीट, तो रा और अंडर कुक मीट की वजह से कौन सा डिजीज़ हो सकता है? तो वो टेप वार्म का इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद है कि जो पैरासाइट है जो कि यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा करवा देता है, तो वो शिस्टोसोमा हेमाटोबियम है, ऐसा डिजीज़ जिसका ग्रेटेस्ट चांस है ग्लोबल इरेडिकेशन का इन द फ्यूचर, तो वो कौन सा डिजीज़ है? ओके, तो वो है पोलियो वाला, लेकिन क्या पता पाकिस्तान से ख़त्म ना हो। ओके, तो अब यहाँ पर कोई फार्मूला लिखा हुआ है फर्टिलिटी रेट का। 2000 पॉपुलेशन के अंदर 20 केस रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से 5 की डेथ हो गई है, तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट कितना होगा? तो जो फर्टिलिटी रेट है वो 25 होगा। ओके, 25 होगा। अब इसको किस तरह से किया है? तो फर्टिलिटी रेट का फार्मूला देख लेना एपिडेमियोलॉजी वाले से कि कितनी डेथ हो रही है। ओके, इसके बाद है कि द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक, तो सबसे पहला जो पर्सन जो बीमार हो जाता है एपिडेमिक की वजह से तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी केस बोलते हैं। और क्रोनिक कैरियर स्टेट किस कंडीशन के अंदर नहीं देखने को मिलती? क्रोनिक कैरियर स्टेट आपको पोलियोमाइलाइटिस में देखने को नहीं मिलती, यानी जब इन्फेक्शन होगा तो फ़ौरन ही आपको साइन और सिम्पटम देखने को मिलेंगे। गाल ब्लैडर डिजीज़ की वजह से क्रोनिक कैरियर स्टेट होती है, कौन सी कंडीशन की? तो गाल ब्लैडर की वजह से टाइफाइड फीवर का क्रोनिक कैरियर स्टेट होती है। सेकेंडरी अटैक रेट किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? सेकेंडरी अटैक रेट रिफ्लेक्ट करता होता है, ओके, ये करता है कम्युनिकेबिलिटी को कि आगे इन्फेक्शन कम्युनिकेट होगा या नहीं कम्युनिकेट होगा। वंस अगेन एक सिनेरियो दिया हुआ है, तो इसका जो सेकेंडरी अटैक रेट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स डेवलपिंग डिजीज़ और नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन। ओके, ठीक है, लाइक 26 में आगे तो उसका फार्मूला देख लेना। अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह को हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे। आगे सब एक्यूट सेक्युलराइजिंग पैन एनसेफलाइटिस, तो ये किस चीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है? सब एक्यूट, तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है मीजल्स की। विटामिन डेफिशिएंसी मीजल्स के अंदर कौन सी होती है? विटामिन डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए। आगे द पॉजिटिव शिक टेस्ट, तो पॉजिटिव शिक टेस्ट होता है तो वो डिप्थीरिया की ससेप्टेबिलिटी को टेस्ट करता होता है। WHO के मुताबिक जो टीबी का कंट्रोल है वो अचीव होगा जब प्रीवैलेंस के कितनी होनी चाहिए 0 to 14 ईयर्स वाले के अंदर, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा 1% ऑलमोस्ट। 59 की तरफ आते हैं फॉर एवरी केस ऑफ पोलियो द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सब क्लिनिकल केसेज इज, तो सब क्लिनिकल केसेस का एस्टिमेटेड नंबर ऑलमोस्ट 1K होगा। द पेरेंट्स ऑफ विच एंटीबॉडी इंडिकेट्स द रिकवरी फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, तो एंटीबॉडी जिससे हमें पता चलेगा कि बंदा रिकवर कर रहा है हेपेटाइटिस बी से, तो वो HBE होती है, ट्रांसमिसिबिलिटी वगैरह को इंडिकेट वगैरह कर देती है।
ओके, इसके बाद है कि जो डेल्टा हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस बी के साथ होता है। आगे है कि 4 ईयर ओल्ड ओपीडी चाइल्ड ब्रिंग्स टू द ब्राउट टू द पीड्स ओपीडी विद अ कंप्लेंट ऑफ इंटेंस पेरिनेल इचिंग है। ओके, वेट को गेन नहीं कर रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली पेरिनेल इचिंग होती है। वो किस वजह से होती है? वो एंट्रोबियस ऑर्निकुलरिस की वजह से होती है, पिन वर्म की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीवर की कंप्लेन है, राइगर है, चिल है, हेडेक है और रिंग फॉर्म ऑफ प्रोटोजोआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली मलेरिया होगा। ओके, बीएचयू के अंदर जो इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर है, ओके, यानी आप इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर हो, बीसीजी को आपने रिसीव किया है। ओके, तो जो वैक्सीन है उसको कहाँ पे स्टोर करना होता है? ओके, तो जो वैक्सीन है उसको अपने आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है। आगे द टाइम्स बिटवीन द एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन और सिम्पटम, तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सडन कंप्लीट और मेजर चेंज इन द एंटीजेनिसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म की जो एंटीजेनिसिटी में चेंज आ जाए तो उसको हम एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। ओके, एंटीजेनिसिटी को चेंज कर देना। इस एक और होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, जो कि इन्फ्लुएंजा के अंदर देखने को मिलता होता है। ओके, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्रैक शेल को पेनिट्रेट कर सकता है, एंड ओके, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफी। ऑप्टिमम नंबर ऑफ टेटनस टॉक्साइड शॉट्स कितने देने चाहिए अनइम्यूनाइज्ड वुमन को? तो इसके शॉट्स हैं तकरीबन 5 शॉट्स हैं। इसके बाद है द फर्स्ट एंटीबॉडी जो एंटीजन की वजह से बनती है, तो वो आईजीएम होती है। आगे 1978 के अंदर एपीआई स्केड्यूल आगे इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, ठीक है, तो कौन सी डिजीज़ है 2014 के अंदर जिनमें एपीआई स्केड्यूल फॉलो किया जा रहा है? कितना नंबर है? तो वो तकरीबन 9 डिजीज़ है। ओके, ठीक है, जो मीज़ल्स की वैक्सीन है वो वैक्सीन की नेचर क्या है? जो वैक्सीन है मीज़ल्स की वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। ओके, अगर पोलियो की इरेडिकेशन हो गई है लेकिन उसके अंदर एक सिंगल केस इमर्ज कर गया है, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? फिर इसको एपिडेमिक बोलेंगे। यानी अगर पोलियो ख़त्म हो गया था, 0 केस थे, लेकिन अगर एक भी आ गया तो वो एपिडेमिक होगा। जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आउटरीच साइट पे यूज़ किए जाते हैं, तो वो कौन-सा यूज़ किया जाता है? तो वो वैक्सीन कैरियर्स होते हैं। आगे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट द वोपिंग कफ, तो वोपिंग कफ के अगेंस्ट जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है सबसे बड़ी वाली, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है कन्वलियन की, सीज़र की हिस्ट्री है। ओके, तो जो किल्ड वैक्सीन है वो सेफ़र होती है एज़ कम्पेयर टू लाइव वैक्सीन। तो कौन सी किल्ड वैक्सीन है यहाँ पर? तो 75 के अंदर जो किल्ड वैक्सीन है वो साल्क पोलियो वैक्सीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रेडिएशन थेरेपी है, तो पोलियोमाइलिटिस से प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ओके, एक बच्चा जो कि रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर पे है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि कीमोथेरेपी विद एंटीवायरल ड्रग्स, ये तो हो नहीं सकता। तो जो आईपीवी है जिसको सार्क वैक्सीन कहते हैं वो यूज़ कर सकता है। ओके, जो सार्क वैक्सीन है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? वो बिलोंग करती है किल्ड कैटेगरी से। इसके बाद है द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द मदर मिल्क, तो सिक्रेशन के अंदर एंटीबॉडी आईजीए होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। ये है कि 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड वाज ब्राउट टू द एपीआई सेंटर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी, तो वैक्सीनेशन कार्ड अवेलेबल नहीं था और मदर को श्योरिटी भी नहीं थी कि उसने बीसीजी ली है या नहीं ली। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने मॉन्टेक्स टेस्ट करना है, या पहले आपने देखना स्कार मार्क है उसके राइट डेल्टोइड रीजन पर, अगर नहीं है तो फिर आपने मॉन्टेक्स टेस्ट परफॉर्म करना है। अगर नेगेटिव है तब आपने बीसीजी देनी है। 79 की तरफ आते हैं कि एक चाइल्ड है, वैक्सीन को लेने के बाद कन्वल्जन स्टार्ट हो गया है, तो जो वैक्सीन है वो कौन-सी थी और जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी? तो वो पर्ट्यूसिस वैक्सीन होती है, सीज़र के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। ओके, तो फ़ीवर से सफ़र कर रही है और इसके बच्चे ने वैक्सीन इंजेक्शन लिया है थाई में ऑन द प्रीवियस डे है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए आपके नज़दीक? तो आपने क्या करना है? रीअश्योरेंस देनी है और आपने पेन किलर दे देना पैरासिटामोल। इसके बाद है कि एपीआई सेंटर के इंस्पेक्शन में जो डीएचओ है उसने चेक किया है, कलर को चेक किया ऑन द वैक्सीन वाइल मॉनिटर ऑफ ओपीवी है, तो उसने देखा कि जो इनर स्क्वायर है वो आउटर रिंग से डार्कर हो गया है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो वैक्सीन है उसको स्टोर नहीं किया गया था एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर एंड द प्रेशर, उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक वो इनर स्क्वायर डार्कर होता है। जो वैक्सीनेटर है उसने सबक्यूटेनियस वैक्सीन देनी है अबव द 6 मंथ्स, तो जो चाइल्ड है उनको कौन सी वैक्सीन मिल रही होगी या 6 मंथ से ऊपर दे सकते हैं? तो वो होती है मेनली मीज़ल्स वाली वैक्सीन होती है। आगे अ चाइल्ड फ्रॉम अ रिमोट एरिया, उसने 3 डोज़ ली थी ओपीवी की। ओके, ठीक हो गया। तो जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज़ ऑफ वैक्सीन फेलियर, तो जो वैक्सीन फेलियर है सबसे बड़ा कॉज़ क्या होगा वैक्सीन फेलियर का? तो वो ये है कि कोल्ड चेन फेल हो गया। कॉप्लिक स्पॉट्स किस डिज़ीज़ के अंदर आती है? तो कॉप्लिक स्पॉट्स है, ये आती है मीज़ल्स के अंदर। इसके बाद है कि जो राइस वाटर स्टूल है ये स्पेसिफिक होता है कॉलेरा के अंदर।
जो मीज़ल्स है, मीज़ल्स में आप विटामिन ए भी साथ दोगे। इन्फेक्टिविटी ऑफ हेपेटाइटिस बी, तो इन्फेक्टिविटी ऑफ हेपेटाइटिस बी इसको इंडिकेट करने के लिए हम कौन-सा पैरामीटर देखते हैं? हम HbEg देखते हैं। कैरियर स्टेट को किस तरह से डिफाइन करते हैं? कैरियर स्टेट के लिए जो ड्यूरेशन आपने रट्टा मार लेना है, वो ड्यूरेशन है 6 मंथ्स का। ओके, यानी आप कह सकते हो कि हाफ ईयर। इस येलो फीवर वैक्सीन है, ये कब तक इफेक्टिव होती है? तो येलो फीवर वैक्सीन है वो 10 साल तक इफेक्टिव होती है। जो बाइटोट स्पॉट है विटामिन ए की डेफिशिएंसी में देखने को मिलते होते हैं। बीसीजी वैक्सीनेशन होती है, तो बीसीजी वैक्सीनेशन ये आती है एटेन्यूएटेड। एपीआई स्केड्यूल पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन है जो बीसीजी के साथ दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो कौन सी वैक्सीन होती है? बीसीजी के साथ देते हैं, तो वो ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज। टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस जो कि फीकल ओरल रूट से होता है, तो हेपेटाइटिस ए और ई को रट्टा मार लो। हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है ब्लड वाले रूट के जरिए। ओके, खासतौर पर जो इन्फेक्टेड स्पेसिमेन होती है। साइमल्टेनियस एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है, तो वो आप रेबीज़ के अंदर कर सकते हैं। तो 96 की तरफ चलते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस ये किस रूट से फैल सकता है? तो हेपेटाइटिस सी वायरस फैलता होता है ओके ब्लड वाले रूट से। पैसिव इम्यूनाइजेशन को किस तरह से अचीव करते हैं? तो पैसिव इम्यूनाइजेशन आपको पता है कि जो मैटरनल एंटीबॉडीज होती है प्लेसेंटा से ट्रांसफर करती है, तो वहाँ से अचीव हो सकता है, या फिर एंटीसीड अप्लाई करती है। कॉजेटिव एजेंट और ट्रैकोमा, तो वो क्लाइमीडिया होता है। जो अमेबिक डिजेंट्री है वो फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट करती होती है। ये माइक्रो के क्वेश्चन आ गया है। पर्सनल हाइजीन जो इफेक्टिव होती है, जो कि फीकल ओरल रूट को प्रिवेंट कर सकती है, तो आपने क्या करना है? हैंड्स की वॉशिंग करनी है। ओके, रिपीटेड हैंड वॉशिंग है। आगे 101 है, इरिटेटिव कफ है, फीवर है, और जो कफ की जो वायलेंस होती है यानी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है, एपिस्टैक्सिस हो गया है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? तो जो वायलेंट कफ होती है वो वोपिंग कफ में होती है। इसके बाद है कि रैश होते हैं। ओके, तो जो रैश है वो कान के पीछे से स्टार्ट हुआ, फेस के ऊपर फैलता गया, इसके बाद पूरी बॉडी में फैलता हुआ लोअर लिम्ब पे चला गया। जो रैश का वो डस्की रेड इन कलर है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो डायग्नोसिस होगा वो मीजल्स होगा। इसके बाद है कि जो रैश है ओके ट्रंक पे स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट था। ओके, और फिर ये फेस के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, लेग पे आना शुरू हो गया। तो पहले ट्रंक से स्टार्ट हुआ, फिर पेरिफेरल एरिया की तरफ जाना शुरू हुआ, तो पाम और सोल को इन्वॉल्व नहीं किया, तो ये चिकन पॉक्स की निशानी होती है। इसके बाद है कि जो डिजीज़ है जिसकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एपिडेमिक के तौर पर आना शुरू हो गया है। ओके, ठीक है, और ये अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर हो जाए तो कंजेनिटल डिफेक्ट करवा सकता है, जिससे लाइफ के अंदर आप सर्वाइवल मेंटेन नहीं कर सकते। तो हम किस डिजीज़ की बात कर रहे हैं? वो है रूबेला। इसके बाद है बीएचयू है। ओके, तो बीएचयू में मलेरिया के केसेस नोट किए गए हैं, और सैनिटरी जो इंस्पेक्टर है उसने नोट किया कि जो सैनिटेशन काफ़ी ज़्यादा पुअर थी, तो जो बेस्ट इमीडिएट मेथड सेलेक्ट करना चाहिए, तो वो बेस्ट इमीडिएट मेथड है केमिकल मेथड है। आगे प्रेग्नेंट लेडी ने वेरिसिला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो पैसिव इम्यूनाइजेशन है उनमें होती है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 107 है, तो 107 के अंदर ये एमसीक्यू दोबारा आ चुका है, तो रीएश्योरेंस और पैरासिटामोल होती है। और 108 के अंदर अगर हाजी जा रही है सऊदी अरेबिया में, तो जो वैक्सीन आपने करनी है वो होती है मेनिनजाइटिस की वैक्सीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी है एक्सेल कम्युनिटी मेडिसिन के एमसीक्यूज़ की। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, इसके एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम इंट्रोडक्शन और चैप्टर नंबर 2 का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। सबसे पहला एमसीक्यू है, मैच द फॉलोइंग, द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी वो है सुश्रुता। तो जो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी है वो है सुश्रुता, जबकि फादर ऑफ मेडिसिन इसके अंदर आपने याद रखना है वो है हिपोक्रेट्स, जबकि फादर ऑफ सर्जरी इंडिया की ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो जो फादर ऑफ सर्जरी है वो है एम्ब्रूस पियर, जबकि होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये निकाला गया था सैम्यूल हेनमैन ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ है, तो इसको याद रख लेना, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ एक डिजीज़ का नाम है, ना कि एक बंदे का नाम, तो वो कॉलरा होता है। लेकिन कॉलरा की एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करने वाले बंदे का नाम था जॉन स्नो। क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्म थ्योरी पेश की गई थी लुइस पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आपने सोशल इकोनॉमिकल चेंज प्रोड्यूस करनी है इन द विलेज लाइफ थ्रू द एफर्ट ऑफ विलेजर देमसेल्फ। यानी कम्युनिटी के अंदर आप काउंसलिंग करते हैं, लोगों की मदद करना ताकि वो अपनी मदद आप कर सके। हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080, इसका मतलब है कि ऐसी हेल्थ प्रोवाइड करना जो कि पर्सन को इनेबल कर सके ताकि वो सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सके। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ ने जो डेफिनेशन दी गई थी, उस डेफिनेशन के मुताबिक कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है? तो क्रिटिसिज्म जो नहीं है उसको सिलेक्ट करना है, तो वो ये है कि इसने स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया गया था।
PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो उसका निमोनिक है इल। तो इल के अंदर क्या चीज़ नहीं आती? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसके अंदर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाती है HDI। HDI का निमोनिक वैसे मैंने पढ़ा है कि लाइक होता है, लेकिन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ नहीं होती वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो उसमें आ गया। ओके, तो 9th का बेस्ट ऑप्शन होगा डेल्टा। जेंडर इनक्वालिटीज़ को, जो कि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर होती है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम जेंडर एम्पावरमेंट मेजर को यूज़ करते हैं। WHO के मुताबिक जो हेल्थ बजट है वो कितना होना चाहिए? तो वो तकरीबन 5% होना चाहिए, जबकि हमारी कंट्री के अंदर 2 या 3% है। फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड करना लोगों तक एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंस पर हम उसको स्टेट मेडिसिन कहते हैं। ओके, द मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। आगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी इज, तो इसको हम कहते हैं सुलिवन इंडेक्स। ओके, आगे, which of the following is a measure of burden of disease in a defined population and effectiveness of intervention, तो ये होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, यानी ये मेजर होता है द बर्डन ऑफ डिजीज और इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस को। तो 16 MCQ के अंदर बेसिक नीड पैरामीटर ये सारे हैं, कैलोरी कंजप्शन, GNP और डॉक्टर नर्स पर पॉपुलेशन। हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हेल्थ रिसोर्सेज को आपने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पॉपुलेशन। टर्शियरी लेवल प्रोटेक्शन के अंदर या प्रिवेंशन के अंदर रिहैबिलिटेशन और डिसेबिलिटी लिमिटेशन आ जाती है, जबकि हेल्थ प्रमोशन आपको पता है कि ये किसके अंदर आती है? प्राइमरी के अंदर आती है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस सेकेंडरी के अंदर आती है, अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट भी आपको पता है। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, द वेब ऑफ कॉजेशन, तो जो वेब ऑफ कॉजेशन होती है, तो वेब ऑफ कॉजेशन के अंदर जो क्रॉनिक डिजीज है, तो वेब ऑफ कॉजेशन ये एक वो बना हुआ था जिसमें एजेंट होस्ट वाला, ये वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड था जिसमें रिजर्वायर होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होती है, तो वो वेब ऑफ कॉजेशन होता है। तो वेब ऑफ कॉजेशन के बारे में कोई भी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका मतलब है कि एक प्रॉपर चेन होता है और चेन के जरिए ही इन्फेक्शन आगे प्रोग्रेस करता होता है। द कोर्स ऑफ डिजीज विदाउट एनी इंटरवेंशन इज कॉल्ड, तो उसको ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कहते हैं, जिसमें डिजीज अपने आप को खुद ब खुद फोल्ड करता रहता है, अनफोल्ड होता रहता है बल्कि। द फेज ऑफ पैथोजेनेसिस स्टार्ट कहाँ से होता है? फेज ऑफ पैथोजेनेसिस स्टार्ट होता है जब डिजीज या एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज, तो ये डेफिनेशन होती है विरुलेंस की। ओके, और उस एबिलिटी को हम कह सकते हैं पैथोजेनिसिटी की डिजीज करवा सकती है वो एबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ एट रिस्क अप्रोच, तो जो एट रिस्क अप्रोच जो प्रिंसिपल होता है या अप्रोच होती है वो नीडी के लिए ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सबमार्क्ड पोर्शन ऑफ आइसबर्ग, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो जो डायग्नोस क्लिनिकल केसेस हैं वो सबमार्क्ड पोर्शन से रिप्रेजेंट नहीं की जाते, जो फ्लोटिंग टिप होती है वो इसके लिए होती है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट चांस ऑफ ग्लोबल इरेडिकेशन, यानी फ्यूचर के अंदर कौन सा हो सकता है? तो फ्यूचर के अंदर हो सकता है पोलियोमाइलिटिस वाला हो सकता है। आगे, डीफ्लोराइडेशन है, तो डीफ्लोराइडेशन किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? प्राइमरी के अंदर आती है। प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर की कहानी आ जाएगी तो आपने प्राइम मॉड्यूल की तरफ जाना है। ओके, सारी की सारी इंटरवेंशन होती है एट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो कौन सी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आती होती? कीमो प्रोफाइलैक्सिस आती है, स्क्रीनिंग नहीं आती होती। ओके, इम्यूनाइजेशन है, तो जो इम्यूनाइजेशन है किसके अंदर आती है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आती है इम्यूनाइजेशन। आगे, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस, तो उसका निमोनिक याद रख लो, डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी इन डेवलपिंग कंट्री, तो डिसेबिलिटी का कौन कॉज नहीं है? क्रॉनिक हार्ट डिजीज डिसेबिलिटी नहीं करवाते। इसके बाद साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द कंट्री इज, तो जो साइलेंट एपिडेमिक है उसमें अल्जाइमर डिजीज होता है। जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है वो किन चीज़ों को कवर करती है? तो वो कवर करती है मेंटल डिसऑर्डर को, मॉर्बिडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इलनेस को, इन सबको कवर करती है। हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, तो ये क्या है हेल्थ फॉर ऑल? तो ये होता है गोल होता है। ओके, WHO डे 7 अप्रैल होता है। इसके बाद जो यूनिसेफ के तमाम कंटेंट्स ऑफ सर्विस है सिवाय एक चीज़ के, वो क्या नहीं है? वो है एड फॉर मिड डे मील स्कीम। आगे, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ये किसने बनाया था? इंटरनेशनल रेड डे क्रॉस या रेड क्रॉस ये बनाया था हेनरी डोंट ने। इस तरह के एमसीक्यू वैसे आते नहीं है। रेड क्रॉस है, डस आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या नहीं करता रेड क्रॉस? तो ये डिजास्टर सर्विस भी है, ब्लड डोनेशन कैंप्स भी है, सर्विसेज टू वार वेटरन्स भी है, लेकिन ये फंड्स प्रोवाइड नहीं करता। टू कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिटी मेडिसिन एक वर्ड है को पब्लिक हेल्थ के लिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए, कम्युनिटी हेल्थ के लिए, इन सब के लिए है। अब चैप्टर नंबर 3 और 4 की तरफ आ जाती है। इसमें एपिडेमियोलॉजी को और कम्युनिकेबल डिजीज दोनों को एक्सप्लेन किया गया है, तो हम इन दोनों को कवर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला एमसीक्यू है,
वो है द एस्पेक्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जिसमें डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऐसी एपिडेमियोलॉजी की स्टडी जिसके अंदर हम अंडरलाइंग कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो वो आ जाती है एनालिटिकल के अंदर। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेकिंग कंपैरिजन इन एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, तो कौन सा बिल्कुल ठीक है? जो रैंडम एलोकेशन है वो पॉसिबल नहीं होती। स्टडी और कंट्रोल ग्रुप को सिमिलर रखना है, कंपैरेटिव जो कंपैरेबिलिटी होती है उसको आपने इंश्योर करना रैंडमाइजेशन से। तो सारी की सारी बातें ऑलमोस्ट ठीक है। ओके, आगे, न्यूमरेटर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता रेशियो के अंदर, जबकि रेट और प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद होता है। द मोस्ट यूनिवर्सल या मोस्ट यूजफुल सिंगल मेजर ऑफ मोर्टेलिटी इज, तो मोर्टेलिटी के लिए सबसे अच्छा वाला कौन सा होता है? एज स्पेसिफिक डेथ रेट होता है, अच्छा वाला स्पेसिफिक है। आगे, इन एन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इन अ विलेज ऑफ 2000 population 20 cases have occurred and 5 have died। ओके, तो जो केस फेटालिटी रेट है वो 25% होगा। न्यूमेरिकल्स वाले को भी हम ऐसे देख नहीं रहे, लेकिन आप देख लो 25% होगा। किस तरह से किया? 20 केस 20, ओके, 5/20 मल्टीप्लाई हो गई 100 वगैरह परसेंटेज की फॉर्म में आपने रखना है, ठीक है? तो 25 आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं द नंबर ऑफ डेथ इन अ पीपल एज्ड अबाउट 50 ईयर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेथ ऑफ आल एज ग्रुप, तो जो 50 से अबव है तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट होता है। एज एडजस्टेड समरी ऑफ करंट ऑल केसेस ऑफ मोर्टेलिटी इज, तो ये वाला आता है लाइफ टेबल है। ऑल आर ट्रू अबाउट अटैक रेट एक्सेप्ट अटैक रेट के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो अटैक रेट होता है परसेंटेज के फॉर्म में होता है। पॉपुलेशन जब रिस्क के फैक्टर के खिलाफ एक्सपोज हो जाती है तो उसमें भी होता है, लेकिन ये प्रीवैलेंस रेट के अंदर नहीं आता, इंसिडेंस रेट के अंदर आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में डाटा दिया गया है, तो आपने प्रीवैलेंस रेट मालूम करना। तो प्रीवैलेंस के लिए आपको नंबर ऑफ न्यू केसेस भी चाहिए, नंबर ऑफ परसिस्टेंट केसेस भी चाहिए, यानी ओल्ड और न्यू और ड्यूरेशन वगैरह, पॉपुलेशन एट रिस्क, सब चीज़ें चाहिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 2000 पॉपुलेशन है, सर्वे किया गया 1 साल तक और 10 में डिजीज़ है, और एज्यूम करते हैं कि डिजीज़ 2 साल तक रहेगा। ओके, तो जो इंसिडेंस मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन इज कॉल्ड प्रीवैलेंस। ओके, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो इसका जो आएगा टोटल आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 20 वगैरह आ जाएगा आंसर। ओके, तो बेस्ट है कि 20/2000 या 10/1 की। आगे, पी अगर प्रीवैलेंस है, इंसिडेंस है, ड्यूरेशन है, तो इसका फार्मूला होता है प्रीवैलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस मल्टीप्लाई ड्यूरेशन। प्रीवैलेंस कब यूजफुल होती है? प्रीवैलेंस यूजफुल होती है जब आप हाई पोटेंशियल रिस्क पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर रही होती है। कौन सी एपिडेमियोलॉजिकल मेथड इंडिविजुअल को यूज करती है एज अ यूनिट ऑफ स्टडी? आई थिंक हम तो आंसर को नोट ही नहीं कर रहे, तो ये इसका ये आंसर है, इसका ये वाला आंसर है, इसका ये वाला आंसर है। प्रीवैलेंस का भी यूजफुल होती है आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल हाई रिस्क पॉपुलेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो इंडिविजुअल एज अ यूनिट ऑफ स्टडी, तो रैंडमाइज में भी होता है, क्रॉस सेक्शनल में भी होता है, केस कंट्रोल स्टडी के अंदर भी होता है। इसके बाद है कि फ्यूचर नहीं, फीचर्स ऑफ पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, तो कौन सा फीचर नहीं है पॉइंट सोर्स एपिडेमिक का? तो वो होता है कि एपिडेमिक अगर एक से ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड को कवर करती है, कंटिन्यू रहती है। चेरनोबिल ट्रेजेडी एक एग्जांपल होती है, इसके अंदर ये आती है पॉइंट सोर्स एपिडेमिक के अंदर आती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के बारे में आपने ढूंढना है कि सही वाली स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो जो सही वाली स्टेटमेंट है कि जो प्रोपिगेटेड एपिडेमिक कर्व होता है उसमें बहुत सारी पीक्स आती है, एक से ज़्यादा एपिडेमिक एक से ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होता है, प्रोलॉन्ग एपिडेमिक टेल होती है, तो बेस्ट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। ओके, इसके बाद है 18 एमसीक्यू है। इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक होती है तो वो कितने इंटरवल पे होती है? इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक होती है 7 से लेकर 10 साल के इंटरवल में। साइक्लिक ट्रेंड चिकन पॉक्स के अंदर नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर साइक्लिक ट्रेंड ऑफ डिजीज, तो साइक्लिक ट्रेंड के लिए कौन सी एक्सप्लेनेशन नहीं है? इन्वायरमेंटल कंडीशन। ओके, इन्वायरमेंटल कंडीशन है। जब डिजीज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको काफ़ी ज़्यादा पीरियड के ऊपर मेजर करते हैं तो उसको वो क्या बन जाती है? तो वो बन जाती है सेकुलर ट्रेंड। नेक्स्ट है कि जो होस्ट फैक्टर है जो कि डिजीज से रिलेटेड है, तो जो होस्ट फैक्टर होता है जो कि डिजीज से रिलेटेड है तो वो होता है एज। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज है बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन? बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन किसमें नहीं होता? तो जो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है सर्विस के अंदर नहीं होता, ब्रेस्ट के अंदर होता है, ल्यूकेमिया, नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा में होता है। कौन सी स्टडी से हमें इंसिडेंस रेट मिलेगा? तो इंसिडेंस रेट होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी से हमें मिलता होता है। ओके, ठीक हो गया। डाटा अबाउट प्रीवेलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलनेस एंड स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी, तो वो कौन सी स्टडीज देती है? तो वो देती है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रॉस सेक्शनल स्टडीज? तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में क्या ठीक नहीं है?
तो ये आपको रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं देती होती। ओके, एनालिटिकल स्टडीज़ क्यों करते हैं? एनालिटिकल स्टडीज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें, ना कि फार्मूलेट कर सकें। ओके, जो स्टडी बेबी के ऊपर कंडक्ट करवाई गई है बिटवीन द 1 जनवरी 1970 टू द 31 दिसंबर 1970। ओके, तो वो कौन सी स्टडी होगी? तो वो होगी रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी होगी। ओके, ठीक हो गया। इसके दरमियान दरमियान में विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंट्रोल स्टडी। तो कंट्रोल स्टडी के बारे में क्या बात ठीक है? तो कंट्रोल स्टडी में है कि एक्सपोजर और डिजीज स्टडी से पहले होना चाहिए, स्टडी प्रोसीड करना चाहिए उल्टी यानी इफेक्ट टू द कॉज की तरफ जाना चाहिए। सब बातें ठीक है। 30 की तरफ चलते हैं। इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कंट्रोल ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए? तो जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि जो फैक्टर है उसको स्टडी करना चाहिए, जिसको आपने करना है, स्टडी करना है। 31st MCQ है कि टोटल ऑफ 3500 पॉपुलेशन है, थायराइड कैंसर है, कैंसर से फिर रेडिएशन की तरफ जा रही है, इफेक्ट से कॉज की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, तो वो केस कंट्रोल स्टडी होती है। कोर स्टडी कॉज से इफेक्ट की तरफ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट केस कंट्रोल स्टडी। तो केस कंट्रोल स्टडी के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो केस कंट्रोल स्टडी में जो कंट्रोल्स होती हैं उनको डिजीज से फ्री नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बाद है कि जो कंफाउंडिंग बाइस होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। कंफाउंडिंग बाइस रिमूव करने के लिए रट्टा मार लो मैचिंग होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कोहॉर्ट स्टडी। तो कोहॉर्ट स्टडी के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो कोहॉर्ट स्टडी होती है ये शॉर्ट लिव नहीं होती, टेक्निक क्रूड है, ये बात ठीक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 35 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कोहॉर्ट स्टडी। तो कोहॉर्ट स्टडी के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो कोहॉर्ट स्टडी है ये उस वक्त की जाती है जब इंसिडेंस रेट ज़्यादा होता है। ओके, तो ये बात यहाँ लो लिखा हुआ है तो ये गलत है। अबाउट कोहॉर्ट स्टडी ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। तो तीन चीज़ें ठीक है, एक बात गलत है। ओके, तो टू ग्रुप्स को कंपेयर करना है, ग्रुप्स को इक्वली ससेप्टेबल बनाना है। एलिजिबल क्राइटेरिया टाइम पासेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो उसको काट देते हैं। 37 की तरफ आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव स्टडी। सब चीज़ें प्रोस्पेक्टिव स्टडी से निकाल सकती है सिवाय एक चीज़ के, वो है प्रीवैलेंस, ये नहीं निकाल सकते। रिलेटिव रिस्क आपने मालूम करना है, तो रिलेटिव होता है इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज्ड। तो बेस्ट ऑप्शन होगा ये 20 वाला। ऑल आर एडवांटेजेस ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी का क्या एडवांटेज नहीं होता, तो ये रेयर डिजीज के लिए सूटेबल नहीं होती है, ये गलत है, सूटेबल नहीं होती। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के बारे में क्या बात ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के अंदर नेचुरल कॉज ऑफ डिजीज को स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी डील करती है किस चीज़ से? ओके, इंटरवेंशन से। रैंडमाइजेशन क्या होती है? रैंडमाइजेशन होती है कि आप स्टैटिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आप पार्टिसिपेंट को एलोकेट करते हैं टू स्टडी इन द कंट्रोल ग्रुप। आगे यूज़ ऑफ डबल ब्लाइंड ट्रायल। तो डबल ब्लाइंड ट्रायल क्यों यूज़ करते हैं? ताकि सब्जेक्ट बायस को रिमूव कर सके। एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के अंदर जो डबल ब्लाइंड कब करते हैं? डबल ब्लाइंड जब करते हैं जब ना ही ऑब्जर्वर ना ही पार्टिसिपेंट को पता है कि क्या हो रहा है, कौन सा ट्रीटमेंट मिल रहा है। द चांसेस ऑफ कैजुअल इन रिलेशनशिप इज इंक्रीज बाय। तो जो चांसेस होते हैं वो किस चीज़ से बढ़ती है? कैजुअल रिलेशनशिप, तो वो सब चीज़ों से बढ़ती है। टेम्पोरल से, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन से, बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी से। आगे कंसीडर द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ एसोसिएशन है। तो पहला है सेंसिटिविटी, पहला टेम्पोरल, बायोलॉजिकल, सेंसिटिविटी, दूसरा स्पेसिफिसिटी, ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि वो कौन से क्राइटेरिया है जो आप नेसेसरी है कॉज और इफेक्ट को शो करने के लिए बिटवीन द एजेंट एंड द डिजीज। ओके, तो कौन कौन से होते हैं? तो टेम्पोरल चाहिए आपको, आपको बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी भी चाहिए, सेंसिटिविटी नहीं बल्कि स्पेसिफिसिटी चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन होगा 46 का चार्ली ऑप्शन। जो इच माइट है, अब यहाँ से तकरीबन कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे निशान लगा देते हैं। इच माइट, इच माइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो इच माइट होती है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? इन्फेस्टेशन वाली। ओके, मैन इज ऑब्लिगेट होस्ट ऑफ फॉर। तो जो मैन होता है वो ऑब्लिगेट होता है मीजल्स के लिए। अदर कंटेजियस डिजीज एक्सेप्ट, कौन सा कंटेजियस डिजीज नहीं होता? ओके, तो जो मलेरिया वाला है कंटेजियस नहीं होता, यानी आप कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता होता। आगे इन्फेक्शन जो कि दोनों ह्यूमन के अंदर और लोअर वर्टिब्रेट के अंदर होता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? दोनों के अंदर होता है, तो उसको हम एम्फीजिनोसिस कहते हैं। एम्फी का मतलब एम्फीबियन वाले जो तो दोगले होते हैं। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन किसके अंदर नहीं होता? तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन आपको पोलियोमाइलिटिस में देखने को नहीं मिलता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यानी यहाँ पर कोई कैरियर स्टेट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सब क्लिनिकल केस। तो सब क्लिनिकल केस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो यहाँ पर जो होस्ट है वो इन्फेक्शियस एजेंट को शेड नहीं करता, हालांकि वो शेड करता होता है। द फर्स्ट पर्सन जो कि एपिडेमिक में सिक होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहला वाला वो प्राइमरी केस होता है। ओके, जो पहला केस इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है तो वो इंडेक्स केस होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन पर्सन में नॉट बी कॉल्ड एज कैरियर। तो कैरियर किस कंडीशन में नहीं कह सकते? अगर पर्सन डिजीज से सफर कर रहा है और अंडर ट्रीटमेंट है तो उसको कैरियर नहीं कह सकते। ओके, ऐसा एजेंट जिसकी पैथोजेनिसिटी कम है, हाई इन्फेक्टिविटी है, तो वो क्या क्रिएट कर सकता है? तो वो कैरियर बन सकता होता है। ओके, इसके बाद 57 है कि जो कैरियर है वो मोर डेंजरस होती है। क्यों डेंजरस होती है? क्योंकि वो आगे ज़्यादा लोगों को
इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। मुझे द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कैरियर स्टेट। तो कैरियर स्टेट के अंदर क्या चीज़ होती है? कैरियर स्टेट के अंदर सब चीज़ें होती है। ऑल आर इनक्यूबेटरी कैरियर। तो इनक्यूबेटरी कैरियर कौन सा नहीं होता, यानी जिसमें इनक्यूबेशन पीरियड नहीं होता तो वो कॉलर आता है। कन्वालिसेंट कैरियर आर सीन इन। कन्वालिसेंट कैरियर किसके अंदर नहीं होता? तो कन्वालिसेंट कैरियर मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस में नहीं होता। क्रोनिक कैरियर किस कंडीशन के अंदर नहीं होता? क्रोनिक कैरियर आपको पोलियो में नहीं देखने को मिलता। गाल ब्लैडर डिजीज की वजह से क्या चीज़ हो सकती है? तो गाल ब्लैडर की वजह से जो डिजीज हो सकती है वो है टाइफाइड फीवर। आगे सूडो कैरियर रेफर टू द सूडो कैरियर रेफर टू, यानी फास्ट कैरियर है। तो जो सूडो कैरियर होता है ए विरुलेंट ऑर्गेनिज्म कैरियर को बोलते हैं। एनिमल रिजर्वायर किसके अंदर नहीं होता? तो जो एनिमल रिजर्वायर है तो वो आपको इन्फ्लुएंजा में देखने को नहीं मिलता होता। वर्टिकल ट्रांसमिशन किस डिजीज की नहीं होती? ओके, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है वो मीजल्स की नहीं होती। इसके बाद है कि व्हीकल ट्रांसमिशन के सारे फीचर है एक्सेप्ट कौन सा नहीं होता? तो जो इनिशियल केस है वो वाइड सेपरेट होती है, ये गलत है। मैच द फॉलोइंग। तो आपने मैच करना है 67 के अंदर। तो जो ए है मैन साइक्लोप्स फिश मैन, तो ये किसका लाइफ साइकिल बताया हुआ है? तो ये बताया हुआ है फिश टेप फॉर्म का। ओके, इसके बाद मैन स्नेल फिश मैन। ओके, यानी यहाँ पे स्नेल आ गया है। अब ये किसका लाइफ साइकिल बताया हुआ है? ये हमें बताया हुआ है क्लोनॉर्किस का, यानी ये है शिस्टोसोमा की बातें कर रहे हैं। उस वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा टेप फॉर्म होते गए, फ्लूक्स होती है, फ्लूक्स के बता रहे हैं। इसके बाद है सी वाला कि मैन स्नेल क्रैब मैन। ओके, तो ये वाला जो लाइफ साइकिल है ये वाला है पैरागोरी मस्का। और लास्ट है मैमल आर्थ्रोपोड मैन। तो जो डी वाला है ये ब्लैक का होता है। तो आगे 68 है फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस एबिलिटी ऑफ वेक्टर टू ट्रांसमिट डिजीज। तो उन तमाम फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी, इन्फेक्टिविटी या डोमेस्टिसिटी सब बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन नोजियोकॉमल इन्फेक्शन। नोजियोकॉमल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है एयरबॉर्न वाला ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन किस डिजीज के अंदर नहीं होती है? तो जो एड्स है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेड एंड इन्फेक्शन। तो डेड एंड इन्फेक्शन है वो कौन सा होता है? तो रेबीज, टेटनस, बुबोनिक प्लेग, ट्राइकोनोसिस, सारे के सारे डेड एंड है, मतलब ह्यूमन को हो गया वो आगे फैला नहीं सकता। इनक्यूबेशन पीरियड यूजफुल होता है टू डिटरमिन द। तो इनक्यूबेशन पीरियड यूजफुल होता है प्रोग्नोसिस के लिए, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के लिए, सर्विलेंस के लिए। ओके, इनक्यूबेशन पीरियड 1 हफ्ते से कम है सबका, लेकिन एक के लिए 1 हफ्ते से कम नहीं है, 1 हफ्ते से ज़्यादा है तो वो टाइफाइड होता है। तकरीबन 2 वीक्स तक आप याद रख सकते हो। इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी केस, तो उसको हम कहते हैं सीरियल इंटरवल कहते हैं। आगे इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द रेसेप्ट ऑफ इन्फेक्शन एंड मैक्सिमल इन्फेक्टिविटी, तो उसको बोलते हैं हम जनरेशन टाइम। सेकेंडरी अटैक रेट किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? कम्युनिकेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता होता है। 77 है, यहाँ पे एक फार्मूला लिया हुआ है सेकेंडरी अटैक रेट का कि नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपमेंट डिजीज और टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन कितने हैं। ओके, तो यहाँ पे फार्मूला है तो उसको देख लेना। वैसे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन 67% है। सेकेंडरी अटैक रेट किस चीज़ के लिए हम मालूम करते हैं? तो जो सेकेंडरी अटैक रेट है वो हम मालूम करते हैं अटैक रेट को मेजर करने के लिए एटियोलॉजी वगैरह सब के लिए करते हैं। एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स ओके वाज पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। तो एरेडिकेशन क्यों नहीं की जा सकती? बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एनिमल रिजर्वायर। तो एलिमिनेशन ऑफ एनिमल रिजर्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ आते हैं। चिकन पॉक्स के अंदर सब चीज़ें होती है सिवाय एक चीज़ के। ओके, तो चिकन पॉक्स के अंदर क्या चीज़ नहीं होगी कि जो स्केबीज है वो इन्फेक्टेड है, तो ये बात ठीक नहीं है। आगे बच्चों द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो जो स्कैब्स है, यहाँ पे स्केबीज नहीं है स्कैब्स है। स्कैब्स 4 से लेकर 7 दिन में बनते हैं, ऐसा नहीं है रैश की बात। 82 एमसीक्यू की तरफ आते हैं। कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स के अंदर आते हैं। ओके, तो क्या बात ठीक नहीं है? तो कॉप्लिक स्पॉट्स है ये अदर एक्जेंथेमेटस फीवर में भी होते हैं, ये बात ठीक नहीं है। मीजल्स में होते हैं। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनसेफलाइटिस ये कॉम्प्लिकेशन होती है किस डिजीज़ की? तो ये मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन होती है। विटामिन डेफिशिएंसी जो कि होती है मीजल्स के अंदर, जिसमें आपको विटामिन ए भी देना पड़ता है, तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। आगे प्रिवेंटेबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज। तो जो प्रिवेंटेबल इफेक्ट होते हैं मीजल वैक्सीन के, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। आगे फॉर इरेडिकेशन ऑफ मीजल्स इम्यूनाइजेशन कवरेज शुड बी। तो इम्यूनाइजेशन कवरेज है तकरीबन 96% होनी चाहिए। रिकमेंडेड कंट्रोल मेजर फॉर इम्यूनाइजेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो वो इम्यूनाइजेशन ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन 7 डेज, तो ये आ जाती है। आगे पोस्ट ओरिकुलर एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, तो ये किस कंडीशन के अंदर होती है? तो ये होती है तकरीबन रुबेला में देखने को मिलती है। आगे क्लासिकल ट्रायड ऑफ कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम। तो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम के अंदर क्या चीज़ नहीं होती? ओके, तो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम के अंदर माइक्रोसेफलस नहीं होता, कैटराक्ट डेफनेस और पीडी होती है। मम्स वायरस ग्रो करता है इन द। तो जो मम्स वायरस है
वो ग्रो करता है चिकन एम्ब्रियो के अंदर। आगे ड्यूरिंग इंटर एपिडेमिक पीरियड इन्फ्लुएंजा वायरस इज मेंटेन बाय, तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस मेंटेन होता है बाय एक्स्ट्रा ह्यूमन रिजर्वायर सबसे मेंटेन हो जाता है। 92 एमसीक्यू की तरफ आते हैं। अब ये इन्फ्लुएंजा की क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। इन्फ्लुएंजा वायरस कौन से वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है ऑर्थो मेक्सो वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, बाकी पैरामीजो वायरस है। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कब देना चाहिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को? तो हमें एपिडेमिक से 2 हफ्ता पहले देना चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में क्या बात गलत है? तो ये एपिडेमिक को कंट्रोल कर सकती है, ये बात ठीक नहीं है। द टाइप ऑफ डिप्थीरिया बैसिलाई जो कि सीवियर इन्फेक्शन करवाता है, तो कौन सा सीवियर इन्फेक्शन करवाता है? अभी डिप्थीरिया की क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो डिप्थीरिया के अंदर आपने रट्टा मार लेना है, डिप्थीरिया ग्रेविस। ओके, इसके बाद है द फेज कैरिंग जीन फॉर टॉक्सिन प्रोडक्शन, तो वो कौन सा फेज होता है? टेम्परेट फेज आपने रट्टा मारना है, बीटा फेज। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर डिप्थीरिया इज, तो डिप्थीरिया के लिए मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है कैरियर। बुल नेक अपीयरेंस ये आती है डिप्थीरिया में। ओके, डायरिया कह रहा हूँ, डिप्थीरिया। पॉजिटिव शिक टेस्ट ससेप्टेबिलिटी को डिटरमिन करता होता है। ओके, आगे आइसोलेशन ऑफ डिप्थीरिया केसेस डन टिल, तो ये कब तक करते हैं आइसोलेशन? ये 2 कंसेक्टिव स्वैब जब ले लेती है। द एडवांटेज ऑफ पर्ट्यूसिस कंपोनेंट इन डीपीटी वैक्सीन इज, जो एडवांटेज होता है पर्ट्यूसिस कंपोनेंट का, तो ये पोटेंसी वगैरह को बढ़ा देता है। आगे सीवियर रिएक्शन टू द डीपीटी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फीवर अप टू 39, तो ये नहीं होता। ओके, अब वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर चिल्ड्रन अबव 12 ईयर्स एंड अडल्ट इज, तो ये वैक्सीनेशन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? तो वो होती है डीटी होनी चाहिए अबव 12 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस आर ट्रू एक्सेप्ट, तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के बारे में सारी स्टेटमेंट ठीक है, एक स्टेटमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो कौन सी स्टेटमेंट है? द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज मेनली क्लिनिकल केस, ये बात ठीक नहीं है। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर कौन सा नहीं आता? लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर फेरेंजाइटिस नहीं आता, या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। द इंडिकेशन फॉर एडमिशन इन हॉस्पिटल इन 1 year old चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज, तो क्या इंडिकेशन होनी चाहिए रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन से? अगर वो सफर कर रहा है तो चेस्ट इन ड्राइंग या चेस्ट इन रोलिंग। प्रीवेनेंस ऑफ टीबी, तो टीबी की प्रीवेनेंस को मॉनिटर करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मार्टेक्स टेस्ट। अ पेशेंट विद स्पुटम पॉजिटिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हु हैज टेकन ड्रग्स फॉर लेस देन 4 वीक्स, तो उसको क्या कहते हैं? स्पुटम पॉजिटिव है, पल्मोनरी टीबी है, तो वो क्या होगा? तो वो होगा न्यू केस होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पीपीडी ओवर ऑल ट्यूबरकुलिन है, तो ये होता है ऑल ऑफ द अबव। आगे ट्यूबरकुलिन टेस्ट रिजल्ट इन कम्युनिटी इज इन अ कम्युनिटी इज एग्जैजरेटेड बाय, तो वो होता है हाई बीसीजी कवरेज इन्फेक्शन विद एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया बूस्टिंग इफेक्ट ऑफ सेकंड डोज ऑफ ट्यूबरकुलिन, तो बेस्ट ऑप्शन होगा 1-1-10 का डेल्टा। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन जो टीबी का कंट्रोल है कब अचीव किया जाता है? जब प्रीवेलेंस 0 to 14 ईयर में क्या होती है? ओके, तो जब प्रीवेलेंस होती है 0 to 14 में तो वो 1% होती है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ जो टीबी का केस किस तरह से डिफाइन करना है आपने टीबी के केस को? स्पुटम पॉजिटिव और ईएफपी के लिए कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बैक्टीरियोस्टैटिक होती है? तो बैक्टीरियोस्टैटिक में आपने डाटा मान लो कि कौन सी होती है? थीम ब्यूटोल होती है। जो द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में क्या बात ठीक नहीं है? तो ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों की एक्टिव होती है। इंट्रासेलुलर आप कह सकते हो मेनली। द ड्यूरेशन ऑफ क्लासिकल कीमोथेरेपी, क्लासिकल कीमोथेरेपी का ड्यूरेशन 18 मंथ्स होता है। द स्ट्रेन रिकमेंडेड फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, तो डब्ल्यूएचओ के मुताबिक आपने डैनिश 1331 ये वाली स्ट्रेन है। एम ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन इन न्यूबॉर्न इज, तो जो एम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। कंपोनेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन इज, तो जो बीसीजी वैक्सीनेशन का सबसे ज़्यादा, इसको मैं थोड़ा फोकस कर लूँ, बीसीजी वैक्सीनेशन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है बीसीजी वैक्सीनेशन का? तो वो होता है सुपरेटिव लिम्फेडिनाइटिस। मोस्ट मेन कॉज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन टीबी, तो टीबी के अंदर जो ड्रग रेजिस्टेंस होती है उसका मेन कॉज होता है इनकम्प्लीट इनएडुकेट इरेगुलर ट्रीटमेंट कंप्लायंस वगैरह। ओके, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन दैट मोस्ट फ्रीक्वेंटली किल एचआईवी पेशेंट इज, तो एचआईवी पेशेंट के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन टीबी वाला बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अगर रफ एस्टिमेट ऑफ क्लिनिकल केसेस ऑफ पोलियोमाइलिटिस कुड बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवेलेंस रेट ड्यू टू पोलियोमाइलिटिस बाय, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? ये आपने मल्टीप्लाई करना है ऑलमोस्ट 1.33 से। मोस्ट आउटब्रेक ऑफ पैरालिटिक पोलियो आर ड्यू टू, तो पैरालिटिक पोलियो होती है वो टाइप 1 वायरस की वजह से होती है। फॉर एवरी केस ऑफ पोलियो द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सब क्लिनिकल केसेस इज, तो सब क्लिनिकल केसेस का जो नंबर होता है वो तकरीबन 1 के होता है। द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैरालिटिक पोलियो इज, जो पैरालिटिक पोलियो के लिए जो रिस्क फैक्टर है वो सारे के सारे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फीचर इज नॉट इन फीचर ऑफ पैरालिटिक पोलियो, यानी पोलियो के एमसीक्यू शुरू हो चुके हैं, तो जो फीचर नहीं है पैरालिटिक पोलियो का तो क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ओके,
यहाँ पे ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इफ गिवन ड्यूरिंग द एपिडेमिक गिव्स एन इंडिविजुअल प्रोटेक्शन एज वेल एज कंट्रोल द एपिडेमिक। तो वो कौन सी होती है? वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग पोलियो एपिडेमिक आर, तो 127 का बेस्ट ऑप्शन होगा। केसेस अकरिंग ड्यूरिंग द 6 मंथ। आगे 128 है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कैन कॉज हेपेटाइटिस। तो कौन सा वायरस हेपेटाइटिस करवा सकता होता है? तो वो होता है सारे के सारे वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस बी है, कुछ ना कुछ हद तक करवा देती होती है। ओके, इसके बाद हेपेटाइटिस वायरस इज किल्ड बाय। तो जो हेपेटाइटिस वायरस है वो किससे किल्ड नहीं होता? ओके, तो वो होता है क्लोरिनेशन एट 2 ppm। आगे पास्ट इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस सी वायरस, तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं? IgG एंटीबॉडी देते हैं। ओके, सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फैक्टर डिसइंफेक्टेंट फॉर हेपेटाइटिस ए फीसिस वाला, तो उसके लिए क्या होता है? तो 131 के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसके बाद है द पेरेंट्स ऑफ विच एंटीबॉडी सिग्नल रिकवरी फ्रॉम HPV इन्फेक्शन। तो रिकवरी के लिए जो एंटीबॉडीज होती है वो होती है सरफेस एंटीबॉडी होती है। जो ई वाली होती है वो आगे ट्रांसमिसिबिलिटी को इंडिकेट करती है। 2 लेबॉरेटरी टेक्निक्स या 2 लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस है। ओके, तो वो ऑस्ट्रेलियन पॉजिटिव टेस्ट, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन पॉजिटिव है। तो आगे स्टेप्स क्या होगा? ओके, जो आगे स्टेप है बड़ा अजीब सा MCQ है, तो उसको भी छोड़ देते हैं। बस इसका बेस्ट ऑप्शन रीटेस्ट है। पेरिनेटल ट्रांसमिशन ऑफ HPV अकर मोस्ट ऑफन। तो जो पेरिनेटल ट्रांसमिशन होती है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कोर एंटीजन के ऊपर बेस नहीं करती। डेल्टा हेपेटाइटिस वाला जो इन्फेक्शन होता है वो हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड होता है। एपिडेमिक ऑफ कॉलरा, कॉलरा का MCQ स्टार्ट हो गया है। तो कॉलरा के अंदर क्या होता है कि रैपिड डिक्लाइन नहीं होता। विब्रियो कॉलरा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हर चीज़ से सिवाय एक के, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, आगे द एंटीरोटॉक्सिन ऑफ विब्रियो कॉलरा। द विब्रियो कॉलरा का जो एंटीरोटॉक्सिन होता है वो किस मैकेनिज्म के जरिए काम करता है? तो वो करता है साइक्लिक AMP के जरिए काम करते होते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे की तरफ आ जाते हैं 140 MCQ की तरफ। क्रॉनिक अनर्स इन कॉलरा आर ड्यू टू विब्रियो इन। तो जो क्रॉनिक है तो विब्रियो होता है इन द यूरिनरी ब्लैडर। विब्रियो कॉलरा एंटीरोटॉक्सिन आइसोटोनिक डायरिया प्रोड्यूस करता है। किस तरह से प्रोड्यूस करता है? सिक्रीशन को बढ़ा देता है। आगे द बेस्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग स्टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ कॉलरा इज। तो बेस्ट मेथड है कि रबर कैथीटर लेते हैं। ग्लूकोज इज एडेड टू द एंटीडायरियल सॉल्यूशन बिकॉज इट, जो ग्लूकोज होता है ये क्या करता है? वाटर और साल्ट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सिट्रेट को ऐड करते हैं ORS में ताकि ये ORS को स्टेबलाइज कर सके। एस्टिमेटेड फ्लूइड डेफिसिट डिहाइड्रेशन के अंदर कितना होता है? ऑलमोस्ट तो 100 ml पर kg होता है। ORS रिक्वायरमेंट कितनी होती है इन फर्स्ट 4 आवर फॉर 8 मंथ? तो ये तकरीबन हो जाएगी 400 से लेकर 600 ml तक। आगे एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन द कॉलरा। कॉलरा के अंदर एंटीबायोटिक आपने कौन सी देनी है? ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्सासोल। कॉलरा की वैक्सीनेशन यूजफुल नहीं होती इन एस्टैब्लिश एपिडेमिक बिकॉज क्यों नहीं होती? क्योंकि सिक्योरिटी की फाल्स सेंसेशन होती है, नॉट वैल्यूएबल इन कंट्रोलिंग एपिडेमिक। सारे के सारे ठीक है। आगे 149 है कि तमाम मेजर्स किए जा सके जिससे हम कॉलेरा को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेप्ट। तो एक्सेप्शन और MCQ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वैक्सीनेशन ऑफ द हाई रिस्क है। आगे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन द इन्फेंट। तो इन्फेंट के अंदर, बच्चों के अंदर डायरिया होता है वो रोटा वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा होता है। ओके, जो क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं ऐसे जो कि टाइफाइड को एक्सक्रीट करते हैं फॉर मोर देन, तो उसका जो ड्यूरेशन है उसको रट्टा मार लो, जो ड्यूरेशन होता है तकरीबन 12 मंथ होता है। टाइफाइड मैरी वाज, तो जो टाइफाइड मैरी था ये कौन था? क्रॉनिक कैरियर ऑफ टाइफाइड था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइफाइड वैक्सीन गिव्स बेस्ट प्रोटेक्शन। तो जो टाइफाइड वैक्सीन वाली जो अच्छी प्रोटेक्शन दे सकती है, ओके, तो लाइव एटीन्यूएटेड ओरल वैक्सीन होती है। इसके बाद शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है। फूड पॉइजनिंग MCQ स्टार्ट हो गया, तो जो शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कौन से होता है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अंदर होता है। फूड पॉइजनिंग आर ड्यू टू प्री फॉर्म्ड एंटीरियो एक्सोटॉक्सिन एक्सेप्ट, तो वो किसके अंदर एक्सोटॉक्सिन नहीं होता? साल्मोनेला के अंदर। ओके, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बॉचुलिज्म। तो जो बॉचुलिज्म के बारे में क्या बात ठीक है? यानी फूड पॉइजनिंग के बारे में सारी बातें कर रही है। तो बॉचुलिज्म है, बॉचुलिज्म क्या फर्टल फूड पॉइजनिंग होती है, ये कुक मीट की वजह से होती है। टॉक्सिन्स पैरासिम्पैथेटिक पे काम करता है, एसिटाइलकोलिन पे, सारी बातें ठीक है। 157 है कि फूड पॉइजनिंग के बारे में क्या बात ठीक नहीं है कि जो फूड पॉइजनिंग है स्टूल फ्रीक्वेंट होती है, ब्लड और म्यूकस वगैरह, ये बात ठीक नहीं है। आगे 158 है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ कॉलरा डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग से आपने डिफरेंशिएट करना है तो फिर क्या होगा? एब्डोमिनल टेंडरनेस प्रेजेंट, तो इससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। आगे एंटमाइबा हिस्टोलिटिका ट्रोफोजोइट। ओके, तो जो अल्सरेशन करवाता है, स्पेसिफिकली जो अल्सरेशन होती है ये आपको किस जगह में देखने को मिलती है? सीकम और असेंडिंग कोलन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट
मोएबियासिस, तो मोएबियासिस के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, तो वो सीरोलॉजिकल टेस्ट आर पॉजिटिव इन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, ये बात है। इसके बाद मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेस्टेशन इज, तो जो सबसे ज़्यादा हेलमिंथिक इन्फेक्शन कॉमन होती है वो होती है स्कैरियसिस। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ स्कैरियसिस इज, तो स्कैरियसिस की इन्फेक्टिव फॉर्म एम्ब्रियोनेटेड एग्स होती है। ऑल आर ट्रू अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल फीचर ऑफ स्कैरियसिस एक्सेप्ट, तो कौन सा नहीं होता कि इसका इन्फेक्शन रेट एडल्ट में रिलेटिवली कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्कैरियसिस, तो स्कैरियसिस के बारे में क्या बात ठीक है, तो स्कैरियसिस होता है ओके, तो ये वाला ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिट करता है, इंक्यूबेशन पीरियड 2 मंथ्स होता है, क्ले सॉइल वगैरह, ठीक है। पोरस सॉइल इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्स ऑफ, तो जो पोरस सॉइल होती है वो होती है एनकाइलोस्टोमियासिस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन सिंगल डोज फॉर एस्कैरियसिस, तो एस्कैरियसिस के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी ड्रग होती है सिंगल डोज के फॉर्म में खासतौर पर, तो वो पेरेंटल फॉर्मेट वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैस ट्रीटमेंट ऑफ एस्कैरियसिस, तो मैस ट्रीटमेंट के अंदर आपने लेविमेसोल रट्टा मार लो। विच इंडेक्स इज यूज्ड इन द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑफ हुकवाम डिजीज, तो हुकवाम डिजीज के अंदर हम देखते हैं चैंडलर इंडेक्स। आगे नेक्स्ट है कि जो चैंडलर इंडेक्स है वो क्या है, चैंडलर इंडेक्स, ये सारी बातें रिलेटेड टू द वार्म लोड इनके बारे में है। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ हुक वार्म, तो जो हुक वार्म है इसकी जो लार्वे होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टिव होती है, थर्ड स्टेज लार्वा खासतौर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हुक वार्म लार्वा इज आल्सो इन्फेक्टिव बाय द माउथ, तो जो इन्फेक्टिव बाय द माउथ है वो है एनसाइलोस्टोमा डुओडेनली। द इफेक्ट ऑफ हुक वार्म इन्फेक्शन आर ड्यू टू, तो वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से ब्लीडिंग वगैरह होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज नॉट हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ हुक वार्म इन्फेक्शन इन द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के अंदर सेफ वाटर सप्लाई ये नहीं आता, ठीक है। आगे डेंगू एपिडेमिक्स आर इंक्रीजिंग, क्यों बढ़ रहा है डेंगू की एपिडेमिक, क्योंकि जो गंदा पानी है ओके, वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम खत्म हो चुकी है, अर्बन पॉपुलेशन ग्रो कर चुकी है। जो डेंगू सीरोटाइप होता है वो कौन सी किसकी वजह से होता है ज़्यादातर जो रिसेंटली हो रहा है, तो वो होता है डेंगू सीरोटाइप टाइप 2। ऑल द फीचर ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर, यानी डेंगू के एमसीक्यू आना शुरू हो गया है। फिर मलेरिया क्या आ जाएगी, आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिजीज क्या एमसीक्यू स्टार्ट हो गया है। तो ऑल आर फीचर ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर एक्सेप्ट, तो कौन सा होता है ओके, यानी क्या बात ठीक है, तो जो इफेक्टिव वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं होती हेमरेजिक फीवर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर, तो डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर क्या होता है, हीमोडायलेशन नहीं होती, हीमो कंसंट्रेशन हो जाती है। फ्लूइड यूजफुल इन द स्मॉल चिल्ड्रन आफ्टर या फॉलोइंग इनिशियल रिससिटेशन, तो जो फ्लूइड यूजफुल है वो होता है 5% डेक्सट्रोज आइसोटोनिक। रफ एस्टिमेट ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड फ्लो, तो जो होता है इंट्रावेनस होता है वो तकरीबन 1 ml पर, ये वाला 180 एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो 180 में क्या होता है कि जो मेन स्ट्रेटजी है रोल बैक मलेरिया इनिशिएटिव की, तो वो सारी की सारी होती है। आगे था मलेरिया पैरासाइट जिसकी वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ओके, तो वो होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। आगे 182 है फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है वो ट्राइबल मलेरिया आ जाएगा। मैन इज इंटरमीडिएट होस्ट फॉर, तो जो मैन होता है वो मलेरिया का इंटरमीडिएट होस्ट है। एक्सोइरिथ्रोसिटिक फेजेस, तो ये मलेरिया के एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। तो जो एक्सोइरिथ्रोसिटिक फेज होता है ये आपको प्लाज्मोडियम फैलसीपारा में देखने को मिलता है ओके। टू सर्व एज अ रिजर्वायर पर्सन मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो पर्सन के अंदर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि गैमेटोसाइट को मैच्योर होना चाहिए, सारे के सारे क्राइटेरिया है। मैन मेड मलेरिया, ऐसा मलेरिया जो कि मैन मेड है, तो वो असल में होता क्या है, तो वो मलेरिया जो कि ह्यूमन अंडरटेकिंग लाइक गार्डन पूल वगैरह की वजह से फैलता है। जो वेक्टर होता है मलेरिया के लिए वो एनोफिलीज वगैरह होती है। एनोफिलीज की भी कौन सी स्पीशी होती है ओके अर्बन एरिया में, तो वो होती है एनोफिलीज स्टेफेंसी। 188 की तरफ चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मलेरियोमेट्रिक मेजरमेंट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेंड ऑफ डिजीज, तो ट्रेंड ऑफ डिजीज पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है सिवाय प्रोपोर्शनल केस स्टडीज के। इन द मलेरिया बेस्ट इंडेक्स टू नो अबाउट इंसिडेंस इन अ कम्युनिटी इज ओके, तो कौन सा होता है एनुअल पैरासाइट इंडेक्स इंसिडेंस सॉरी। आगे भी जो द फॉलोइंग पैरामीटर इज अ मेजर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अंदर आपने याद रखना है एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट। डिग्री ऑफ एंथ्रोफिलिज्म इज इंडिकेटेड बाय, जो एंथ्रोफिलिज्म होती है वो ह्यूमन ब्लड इंडेक्स से इंडिकेट की जाती है।